हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत शर्मा एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिवीजन करेंगे सारे फॉर्मूलाज का। जितने भी फॉर्मूले यूज हुए हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको हम रिवाइज करेंगे। और ये क्विक रिवीजन होगा। अगर सपोज आप लोगों को लगे कि बहुत फास्ट चल रहा है तो आप उसकी स्पीड कम करके उसको देख सकते हैं, बट ये क्विक रिवीजन होगा। ठीक है, ये मेनली उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने पूरा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है एक बार और वो क्विक रिवीजन करना चाहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स होता क्या है? सो मैट्रिक्स क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स। ठीक है, अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का या नंबर्स का इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। किसकी फॉर्म में? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है, रोज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स जो होंगे वो रोज होंगे, वर्टिकल आर कॉलम्स। ठीक है, अगर सपोज एक मैट्रिक्स है उसमें m रोज है और n कॉलम्स है, ठीक है, तो उसका जो ऑर्डर होगा उसका ऑर्डर हम बोलेंगे कि वो m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मीन्स उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे? m इंटू n। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया जिसमें m 3 है, n 2 है। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 3 इंटू 2। तो जो भी मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। वो हो जाएगी A11, A12, A13, 3 rows and 2 columns. So A11, A12, A21, A22 and A31, A32। तो ये कोई भी मैट्रिक्स होगी जिसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना होगा इसका? 3 इंटू 2। मीन्स इसके अंदर 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। नाउ इस मैट्रिक्स को डिनोट करने का एक तरीका और भी होता है। जैसे मान लिया m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स को मुझे डिनोट करना है तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म ये होती है a इक्वल्स टू a I j m इंटू n। व्हाट इज आई जे? आई जे ये वाली पोजीशन है जो 1 1 1 2 मैंने अभी लिखे हैं। मतलब आई और जे चेंज हो सकते हैं, m और n किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ जो आई है ना, आई की वैल्यू लाई कर रही है कहाँ से कहाँ तक? इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू m। एंड j की जो वैल्यू है, j लाई कर रहा है 1 से लेकर n तक। ठीक है, जैसे सपोज इस वाले केस में जो अभी मैंने मैट्रिक्स बताई है, इसमें आई जो है वो 1 से 3 तक वेरी कर रहा है एंड जे 1 से 2 तक। ठीक है, हाँ। इसके बाद आता है ट्रेस। अच्छा, ट्रेस से पहले एक बात जान लो कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आई और जे सेम होगा। मीन्स जैसे 1 1 2 2 ये डायगोनल एलिमेंट्स है। ठीक है, अभी मान लिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें m n के इक्वल है। अभी हम सारे टाइप्स पढ़ेंगे तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जो ट्रेस होगा, ट्रेस इज सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबका सम क्या होगा? ट्रेस होगा किसी भी मैट्रिक्स का। ट्रेस एक पर्टिकुलर नंबर होगा। ठीक है ना। उसके बाद आती है कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हम अक्सर देखते हैं मैट्रिक्स के केस में। सो जैसे फर्स्ट है, एक रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स, सो रो मैट्रिक्स होगी जिसमें केवल एक रो होगी, है ना, 1 रो होगी और ये हमेशा इस फॉर्म में होगी, इस तरीके से होगा। ठीक है, एक रो होगी मतलब इसमें जो m इंटू एन था, अभी मैंने बताया था m रोज n कॉलम, रो एक है तो यानी कि 1 इंटू n का फॉर्म में इसमें ऑर्डर होगा हमेशा। इस केस में m 1 होगा। सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगा? कॉलम मैट्रिक्स इज जस्ट लाइक दिस, ओनली 1 कॉलम इज देयर एंड इसका जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर होगा m इंटू 1 की फॉर्म में, मतलब यहाँ n की वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो स्क्वायर की फॉर्म में हो, मतलब यहाँ m इक्वल टू n होगा। रोज और कॉलम इक्वल होंगे तो उसे बोलेंगे हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर जो और ऑपरेशन है वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही हम परफॉर्म करते हैं। अच्छा, जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे? अगर m n के इक्वल नहीं है तो उसे बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ m इज नॉट इक्वल टू n। नेक्स्ट आता है जीरो मैट्रिक्स। व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स इज सिंपल, ऑल एलिमेंट्स, सारे जितने भी ए आई जे हैं वो सब जीरो हो जाए।
ऑल ए आई जे आर जीरो, मतलब ऑल एलिमेंट्स आर जीरो फॉर ऑल आई एंड जे, सभी आई और जे के लिए एलिमेंट्स जीरो है, ठीक है। देन इसके बाद आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया, देखो यहाँ पे इस तरीके से सपोज अगर कोई मैट्रिक्स है ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये हो गया इसके डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब ये हो गया इसका ट्रेस A11 प्लस A22 प्लस A33। अब इस डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट से ऊपर देखो क्या हो रहा है। डायगोनल एलिमेंट से ऊपर क्या है, ये जो आई है ये छोटा है जे से, मतलब यहाँ आई लेस देन जे है, और यहाँ क्या हो रहा है, आई इज ग्रेटर देन जे। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सारे एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स आई ग्रेटर देन जे के लिए जीरो हो। मींस एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें एलिमेंट्स इस तरीके से होंगे। मीन्स यहाँ कुछ होगा ए बी सी डी ई एफ, और ये सब होंगे जीरो, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट एक और होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे अबव डायगोनल एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ, अब ये जीरो हो जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये अपर ट्रायंगुलर जीरो होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर जीरो होगा, ठीक है, ऑपोजिट होता है दोनों, ठीक है। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। इसको और भी शॉर्ट में तुम लिख सकते हो कि इसमें ए आई जे जीरो होगा, ए आई जे जीरो होगा इसमें किसके लिए, फॉर फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे के लिए। यहाँ ए आई जे जीरो होगा, इसमें ए आई जे जीरो होगा फॉर ऑल आई लेस देन जे के लिए, ठीक है। नाउ उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। एक सेकंड, नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी सब क्या होगा, जीरो होगा, मतलब ए आई जे जीरो होगा फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे, ठीक है। मतलब एक मैट्रिक्स में इस तरीके से लिखता हूँ, अगर ए जीरो 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 बी जीरो 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 सी, तो वो क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब डायगोनल का एक सब पार्ट होता है, डायगोनल का सब पार्ट होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ये जो ए बी सी है ना, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। मींस ए जो होगा वो इस तरीके से होगा, ए जीरो 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 ए जीरो 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 ए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक स्केलर मैट्रिक्स। देन स्केलर मैट्रिक्स का भी एक सब पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या दूसरा नाम होता है इसका यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, ये जो ए है, जो कि स्केलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट सेम थे, ये वन हो जाएगा, तो इट बिकम्स ए, इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको ए नहीं लिखते, आई से डिनोट करेंगे, आई वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। अब ये भी अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं आई थ्री। जैसे n/n ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वो कैसे लिखेंगे हम इसे, आई एन। ध्यान रखना हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये सभी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी। नाउ इसके बाद नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी, ध्यान रखना, तब अगर उनका ऑर्डर सेम है, अगर उनका ऑर्डर सेम है और उनका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है। मींस अगर कोई मैट्रिक्स सपोज ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर है m इंटू एम, बी एक मैट्रिक्स है सपोज बी आई जे, इसका ऑर्डर है p इंटू क्यू। तो अगर इक्वल है ये मैट्रिक्स, तो एक तो कंडीशन इसमें ये होगी, ए आई जे इक्वल होगा बी आई जे के फॉर ऑल आई एंड जे।
दूसरा होगा कि m इक्वल होना चाहिए p के और n इक्वल होना चाहिए q के। इन सिंपल टर्म्स मैं कह सकता हूँ अगर a इक्वल्स टू a b c d है एंड b इक्वल्स टू सपोज e f g h है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। पहला तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। a इक्वल होगा e के, b इक्वल होगा f के, c g के इक्वल और d h के इक्वल। ठीक है, इसके बाद आता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए सपोज अगेन हमने ये दोनों मैट्रिक्स ले लिया, a i j m into n, b क्या है b i j m into n। ध्यान रखना एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी हम कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का जब उसका ऑर्डर सेम होगा। तो एक कंडीशन क्या होगी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, ऑर्डर शुड बी सेम। अब ऑर्डर तो सेम हो गया बट मुझे फाइंड करना है a प्लस बी, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। मीन्स a i j प्लस b i j, इस तरीके से तुम इसको ऐड कर दोगे जो भी इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक एग्जांपल से ले लेता हूँ, a b c d एंड b इज e f g h। तो a प्लस बी हो जाएगा हमारे पास क्या, a प्लस बी। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है a11 को a11 के साथ, b प्लस f, c प्लस g एंड d प्लस h। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब ये स्केलर क्या होता है, देखो मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या है स्केलर। मतलब कोई भी नंबर या कोई भी एक कांस्टेंट वो स्केलर है किसके लिए, मैट्रिक्स के लिए। सपोज एक मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर है m इंटू n। अब मैं इस a में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लैम्डा की, तो इट इज लैम्डा a, तो इट बिकम्स, इसके हर एक एलिमेंट में लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने स्केलर एडिशन भी पढ़ लिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लिया। सो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कुछ। तो वो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, जैसे लैम्डा इंटू ए प्लस बी कभी लिखा है, मतलब एक स्केलर की मल्टीप्लाई सम से हो रही है मैट्रिक्स के, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। सेकंड इज अगर लैम्डा ए लिखा है तो इसे तुम ए लैम्डा भी लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड इज लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू। अगर हमारे पास दो स्केलर है और एक मैट्रिक्स है तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ लैम्डा ए वन ए प्लस लैम्डा टू ए में। ठीक है, इसके अलावा एडिशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे सपोज जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिए बता रहा हूँ ये मैं। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के। ठीक है, मतलब एडिशन में कॉम्यूटेटिव होती है मैट्रिक्स। सेकंड इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, मीन्स अगर तुम a प्लस बी प्लस सी, हमारे पास तीन मैट्रिक्स है, हम b प्लस सी को ऐड कर दें या फिर हम a प्लस बी को ऐड करें पहले फिर c को ऐड करें उसके साथ, तो ये दोनों बातें सेम है। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है कि ए में मैं कोई एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड करूं कि उसकी आइडेंटिटी बनी रहे, मतलब ए ही रहे। ए कब रहेगा, जब मैं इसमें जीरो मैट्रिक्स ऐड करूंगा, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जीरो प्लस ए। मीन्स ये जो नल मैट्रिक्स है ये क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है। नल मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है जब हम किसी नंबर में इसमें क्या मैं ऐड करूं सो दैट आंसर इज एक नल मैट्रिक्स आ जाए, तो इसका नेगेटिव मुझे करना होगा। तो माइनस है किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव, उसका एडिटिव इनवर्स होता है। और नल मैट्रिक्स क्या होता है, उसका एडिटिव आइडेंटिटी होता है। एडिशन कॉम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। ठीक है, नाउ इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। नाउ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं, अगर सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसको पहले ऐसे ही समझ लो, ए बी। ए का ऑर्डर है सपोज m इंटू एन और बी का ऑर्डर है
बी इंटू क्यू। ठीक है, मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी करना है मुझे। तो पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि एन इक्वल होना चाहिए पी के। मतलब फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम है इक्वल होने चाहिए सेकंड के नंबर ऑफ रोज के, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या हो गई, एन शुड बी इक्वल टू पी। सेकंड, जो इन दोनों का ऑर्डर होगा, ए बी का जो ऑर्डर होगा वो ये दोनों एलिमेंट की प्रोडक्ट होगी, मतलब दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट, जैसे एम इंटू क्यू। ठीक है, ये इसके रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, एक एग्जांपल से ये भी समझ लो। जैसे ए है, ए बी सी डी, बी है ई एफ जी एच। तो जो ए इंटू बी होगा वो क्या होगा, इसके लिए इसकी रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी है हमें। नाउ रो इसमें कितनी है, अच्छा इसका वो चेक कर लेते हैं कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। 2/2 2/2, अब 2 तो 2 के सेम है तो ये सही है, हो सकती है मल्टीप्लाई, तो एग्जिस्ट करेगा, है ना। अगर सपोज यहाँ पे 3 होता और यहाँ 2 होता तो ये मल्टीप्लीकेशन ही एग्जिस्ट नहीं करता इसका, है ना। ए को मैं बी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था। नाउ अब मैं क्या करूंगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो इट इज ए ई प्लस ये जो इसका सेकंड है ये इसके सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज प्लस में बीजी, और इसको प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, नाउ इस रो की मल्टीप्लाई अब जब मैं इस कॉलम से करूंगा तो इसका सेकंड एलिमेंट आएगा प्रोडक्ट का, तो इट इज ए एफ प्लस बी एच। सिमिलरली अब मैं इस रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो इट इज सी ई प्लस डी जी, एंड सिमिलरली इस रो की मल्टीप्लाई कॉलम से होगी तो सी एफ प्लस डी एच। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें बस मैंने सिंपल अल्फाबेट्स लिए हैं, अदरवाइज इसमें नंबर होंगे तो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। जैसे ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, हो भी सकता है बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। सेकंड, ए बी सी मल्टीप्लाई ए बी सी, मतलब अगर हम ए बी की मल्टीप्लाई करके फिर सी मल्टीप्लाई करें या फिर बी सी की मल्टीप्लाई करके फिर ए मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, नॉट कॉम्यूटेटिव बट एसोसिएटिव होता है मल्टीप्लाई। थर्ड इज, अगर मैं ए की मल्टीप्लाई किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करूं एन ऑर्डर की तो आंसर ए ही आएगा, या फिर आई एन की मल्टीप्लाई ए से करूंगा तो बी ए आएगा। इसके बाद एक कंडीशन आती है, फोर्थ इंपॉर्टेंट है ये, अगर ए इंटू बी कभी ए इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए या फिर बी इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, है ना, तो उस केस में जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए और बी एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ए इक्वल्स टू बी इनवर्स होगा एंड बी इक्वल्स टू ए इनवर्स होगा। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ठीक है, देन ये हो गई मल्टीप्लिकेशन की जो है प्रॉपर्टीज। इसके बाद आता है नेक्स्ट ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज क्या होता है, सबसे पहले ध्यान रखो ए डैश या फिर ए टी लिख के हम इसको डिनोट करते हैं। होता क्या है सिंपल, ए अगर ए आई जे कोई m इंटू एन ऑर्डर है इसका, तो जो ए डैश होगा उसमें ए आई जे का जो ऑर्डर है वो n इंटू एम हो जाएगा। मीन्स अब ये सारी पोजीशन इसकी चेंज हो जाएंगी, इसको ये इसके एलिमेंट की पोजीशन भी चेंज हो जाएंगी, तो इसे हम जे आई लिखेंगे। अब आई जे नहीं लिखेंगे, इसे जे आई लिखेंगे, सो इट इज जे आई एन इंटू एम, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज ए इक्वल्स टू ए बी सी डी है, तो ए डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डैश आ जाएगा ए सी बी डी। देखो ये रो थी, ये रो कॉलम बन गई। ठीक है, ट्रांसपोज की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक जैसे मैं अगर मान लिया किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर देता हूँ तो वो उसी मैट्रिक्स पे इक्वल आ जाएगा। और क्या होती है प्रॉपर्टी, जैसे लैम्डा किसी कोई मैंने स्केलर मल्टीप्लाई करा हुआ मैट्रिक्स में और उसका होल मैं ट्रांसपोज लेना चाहता हूँ, तो ये इक्वल होता है लैम्डा ए ट्रांसपोज, मतलब जो स्केलर होगा जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसका ट्रांसपोज हम नहीं करेंगे। और क्या होती है प्रॉपर्टी, अगर एडिशन में है, सम में ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो ये ए डैश प्लस बी डैश होता है। ठीक है, माइनस में भी सेम ऐसे ही रहेगा, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और क्या होता है, ए बी का होल ट्रांसपोज अगर है तो इसे हम लिखेंगे बी डैश ए डैश। ठीक है, नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए।
ए डैश अगर ए के इक्वल आ जाए, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, अगर ए डैश इक्वल आ जाए माइनस ऑफ ए के, नेगेटिव ऑफ ए के, तो उसे बोलेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए डैश ए के इक्वल है तो सिमेट्रिक, अगर ए डैश इक्वल आ जाए माइनस ऑफ ए के तो उसे बोलेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक। अब कोई भी अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, ठीक है, कोई भी सपोज एक मैट्रिक्स है ए, तो उसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, ए प्लस ए डैश बाई टू प्लस ए माइनस ए डैश बाई टू। अब इसमें से जो ये ए प्लस ए डैश बाई टू वाला पार्ट है, ये पार्ट, इसको मैं अगर पी बोल देता हूँ और इसको मैं क्यू बोल देता हूँ, तो पी जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड क्यू जो होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस हम ये कह सकते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, वन इज सिमेट्रिक एंड अनदर इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आता है डिटर्मिनेंट। नाउ व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है। डिटर्मिनेंट क्या है? वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू है डिटर्मिनेंट। तो मतलब ऑलवेज हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं? सपोज ए एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से ये वाले ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, मैट्रिक्स को किससे करते थे? स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते थे। सो इट इज ए बी सी डी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास? इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ए डी माइनस बी सी। या फिर मैं और एक 3x3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स लूँ तो डिटर्मिनेंट लूँ तो इट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो इट बिकम्स ए इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। मतलब तुम्हें ये रो और ये कॉलम हाइड कर लेना है, बाकियों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इट इज ए आई माइनस एच एफ माइनस, अब यहाँ बीच वाले के लिए माइनस लगाओगे, माइनस बी, सो इट इज डी आई माइनस जी एफ प्लस सी, इट इज डी एच माइनस जी ई। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट हो गया 3x3 ऑर्डर का। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, लाइक अभी जो प्रॉपर्टीज हम रूल्स पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के वो अलग हैं। अभी ये प्रॉपर्टीज बेसिक प्रॉपर्टीज है। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है अगर हम ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करें, मतलब तुम रोज कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर टू रोज या कॉलम इक्वल है, आइडेंटिकल है, टू रोज या कॉलम अगर आइडेंटिकल है, आर सेम या आइडेंटिकल, तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो होगा। डिटर्मिनेंट इज जीरो इन दैट केस। नेक्स्ट इज लैम्डा ए अगर मल्टीप्लाई है, ठीक है, ए मैट्रिक्स जो है ये n बाई n ऑर्डर किया गया, ए जो मैट्रिक्स है, तो इसको मैं लिखूंगा लैम्डा की पावर n ए। ठीक है, अगर ए जो था, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n, अगर a इंटू बी का होल डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है तो तुम इसको लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। ठीक है, प्रॉपर्टीज हो गई ये किसकी? डिटर्मिनेंट की। नेक्स्ट आता है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाए, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए उसे बोलेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो नॉन सिंगुलर, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो सिंगुलर। एक और बात बता दूं, इनवर्स जो हम निकालते हैं वो केवल किसका निकालते हैं? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। इसका इनवर्स केवल एग्जिस्ट करेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज माइनर एंड कोफैक्टर। अब माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं? सपोज ए एक मैट्रिक्स है इस तरीके से A11 A12 A21 A22, तो जो माइनर होता है ना, हर एक एलिमेंट का एक माइनर होगा। जैसे इस A11 के लिए भी एक माइनर होगा जिसे मैं डिनोट करूंगा किससे? M11 से। तो वो M11 क्या होगा? इस रो और इस कॉलम को हटा के बाकी का जो भी बचा हुआ है उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अभी तो यहाँ पे ए की एलिमेंट है तो ये तो A22 ही हो जाएगा, सिंपल है ना। सपोज मुझे निकालना AM12, तो इस रो को और इस कॉलम को मैं हाइड करूंगा तो इट इज A21, है ना।
A21 क्या आ जाएगा, A12 आ जाएगा, M22 क्या आ जाएगा, इट इज A22। इस तरीके से हम माइनर फाइंड कर सकते हैं। बट यही अगर एक 3x3 ऑर्डर का होता तो फिर मैं क्या करता, तब हम इस जो जैसे इस रो मैं बता देता हूँ उधर, ABCDEFGHI, अगर मेरे पास ये एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था और मुझे इसके लिए माइनर निकालना है, M1 में निकालना है, तो मेरे पास ये होता है, इस रो और इस कॉलम को मैं हटा के EFHI जो बचा इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, मतलब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूँ, HF, ये होता माइनर। ठीक है, मतलब माइनर क्या है, एक सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। सब मैट्रिक्स मतलब उस जिस जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट में जो वो जिस भी रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड करके बाकी का जो भी बचा पार्ट उसका डिटर्मिनेंट, वो क्या है, माइनर। ठीक है, माइनर हर एक एलिमेंट का एक माइनर होता है। अगर मान लिया 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसमें 4 माइनर होंगे, है ना। 3x3 ऑर्डर की तो उसमें 9 माइनर्स होंगे। माइनर से जो कोफैक्टर है वो बिल्कुल रिलेटेड है। कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे यहाँ पर। तो A11 जब जैसे मुझे माइनर में मेरे पास है M11, तो A11 क्या होगा, -1 की पावर जो भी इसकी पोजीशन है, जैसे 1 + 1 1 है तो इट इज 1 + 1 ऑफ माइनर, मतलब माइनर की जो भी वैल्यू है। A12 निकालना है तो -1 की पावर 2 + 1 M12। M21 क्या हो जाएगा, M21 इज -1, इट इज 1 + 2, 2 + 1 M21। M22 क्या होगा, -1 2 + 2 M A। ठीक है, सो इस तरीके से हम कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं सारे। तो कोफैक्टर में सिंपल क्या करना है, हमें माइनस साइन इंक्लूड करना है। अब इट डिपेंड्स कि अगर ये पावर इवन है, इवन पावर के लिए क्या आ जाएगा, सेम ही रहेगा माइनर और कोफैक्टर। बट अगर पावर ओड आ रही है तो वो उसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज हमें एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास है इस तरीके से, ये 4 पोजीशन है, तो जो साइन चेंज होंगे इसमें ध्यान रखना, साइन चेंज जो होंगे वो इन दो पोजीशन के होंगे। ठीक है, अगर मेरे पास 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है तो उसमें साइन जो चेंज होंगे, मतलब साइन चेंज का मतलब है जो मैं कोफैक्टर्स फाइंड करूंगा। ठीक है, उसमें माइनर से जब कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो वो साइन चेंज होंगे इन 4 पोजीशन पे, 1 2 3 एंड 4, बाकी सबके साइन सेम रहेंगे। ठीक है, तो जब माइनर निकालो 3x3 ऑर्डर का तो उसको इसी फॉर्म में लिखना होता है। ये मैंने बताया हुआ है, जब मैंने थ्योरी वाला पार्ट कराया है उसमें एक बार देख लेंगे, जब क्वेश्चंस कराए होंगे मैंने बताया होगा कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, या फिर एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स का कैसे होगा, एडजॉइंट में कुछ नहीं है। अब तुमने कोफैक्टर्स निकाल लिए सारे, ठीक है, तुमने A11 A12 A21 A22 सारे तुमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स है ना, उसका ट्रांसपोज ले दो, उसका ट्रांसपोज। सो व्हाट इज एडजॉइंट, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है, n क्या है, n ऑर्डर है मैट्रिक्स का। थर्ड इज, अगर ए सिमेट्रिक है, ए कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। ध्यान रखना, अगर ए कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर ए सिंगुलर है, ए इज सिंगुलर, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये भी सिंगुलर होगा।
ठीक। इसके बाद आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एक सेकंड। नाउ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स क्या होता है, देखो एडजॉइंट तुमने निकाल लिया, डिटरमिनेंट तुमने निकाल लिया। सबसे पहले तुम चेक करोगे कोई भी जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है क्या, डिटरमिनेंट चेक कर लिया, नॉट इक्वल टू 0 है। देन तुम फाइंड करोगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए भी तुमने फाइंड कर लिया, तो जो इनवर्स होगा, इनवर्स होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होगा इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का। अब इनवर्स से रिलेटेड भी कुछ प्रॉपर्टीज है, लाइक जो ए इनवर्स का ट्रांसपोज होगा, किसी भी इनवर्स का जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज को डैश से डिनोट कर लेते हैं, वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसका इनवर्स कर दो तो उसके इक्वल होगा किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। ऑब्वियसली नॉन सिंगुलर के लिए होगा क्योंकि नॉन सिंगुलर के लिए हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल होता है ए के लिए, ए के, ये किसके लिए है, ए इज नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर के लिए बात चल रही है सारी। और क्या होता है, ए इनवर्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, क्योंकि ए नॉन सिंगुलर होता है तो ए इनवर्स भी हमेशा क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये तो ट्रांसपोज एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी है, उसको पीछे लिखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। मतलब ए ट्रांसपोज करके फिर उसका तुम एडजॉइंट निकालोगे या फिर एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज निकालोगे, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, इसके बाद और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है ए के साथ, उसका होल इनवर्स करेंगे हम, सो इक्वल होगा ये 1/k ए इनवर्स के। ए इनवर्स का अगर डिटरमिनेंट करोगे तो ये 1/a डिटरमिनेंट आएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं रिलेटेड टू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद आता है नेक्स्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वजह से क्वेश्चन आना ही है कंफर्म, तो इसको ध्यान से समझना। देखो क्या होता है, सपोज हमारे पास कुछ इक्वेशन है इस तरीके से, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। तो मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 xyz इक्वल्स टू d1 d2 d3। हियर मैं इसको अगर x a मान लेता हूँ, ये x है ये b है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाता है, a इनवर्स b। यहाँ तो सबको पता होगा। नाउ सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं ये दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। ये दो कैटेगरीज क्या है, एक वो जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो तुम्हें पता है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो तुम सिंपल निकाल लोगे ये x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। तो इस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नाउ तब क्या अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाए, तो अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाता है बाई चांस, तो फिर से इसमें दो केस बनते हैं। वो दो केस क्या है, वो दो केस है कि इसके बाद हम जो सेकंड स्टेप करते हैं, फर्स्ट स्टेप अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो सेकंड स्टेप होगा हमारे पास, हम एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी इनटू बी हम फाइंड करेंगे, तो वो आ गया अगर 0 बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी अगर 0 आ गया, तो उस केस में फिर से हम यहाँ इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। दो कैटेगरीज क्या क्या है, अगर नो टू रोज या कॉलम, नो टू रोज और कॉलम ऑफ ए आर प्रोपोर्शनल, नो टू रोज और कॉलम ऑफ ए आर प्रोपोर्शनल, अगर कोई भी रो या कॉलम प्रोपोर्शनल नहीं है तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे।
ठीक है। बट अगर टू कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, तो उस केस में नो सॉल्यूशन होगा। प्रोपोर्शनल मतलब समझते हो ना, कि जैसे एक ए बी सी है और दूसरा के ए के बी के सी है, तो इस तरीके से प्रोपोर्शनल अगर हो गए तो उस केस में नो सॉल्यूशन। ठीक है। अब एक तो बात हो गई ये कि जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो होगा, बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो नहीं भी तो हो सकता, तो मतलब सेकंड केसेस में और क्या हो सकता था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उस केस में हम डायरेक्टली बोल देंगे कि नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी बिल्कुल। देखो फिर से एक बार, एडजॉइंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम बोलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है ना, उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बट अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो उस केस में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हम फाइंड करेंगे। अगर वो जीरो आ गया तो देखेंगे क्या रोज प्रोपोर्शनल है, अगर प्रोपोर्शनल है तो नो सॉल्यूशन, और अगर प्रोपोर्शनल नहीं है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस केस में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है। इसके बाद एक केस होता है अगर होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन कैसी होती है, होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है d1 d2 d3 ये जीरो हो जाता है, ये तीनों जीरो होंगे। तो सब अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन होते तो होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होगा, जो ए एक्स है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अगर ए एक्स जीरो के इक्वल है तो उस केस में दो केस यहाँ पे बनते हैं। एक वो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है इसमें, तो इसमें हम बोलेंगे वन ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा इसमें। वो ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा कि एक्स जीरो, मतलब जितने भी इसमें तुमने एक्स वाई जेड है ना, एक्स का मतलब क्या है, एक्स तो एक मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर जो कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड वो सभी जीरो होंगे। बट अगर अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो हम बोलेंगे उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में एक ये वाला सॉल्यूशन भी इंक्लूडेड होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब x1 एक्स वाई जेड जीरो, है ना। तो इसमें इंक्लूड है इंक्लूडिंग ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन इंक्लूड है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन था तो इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, होमोजीनियस को। होमोजीनियस में क्या है, अगर जो d1 d2 d3 है, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, अगर वो RHS वाला जीरो है तो हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन है। ax इक्वल टू जीरो हो जाता है, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, नॉट इक्वल टू जीरो है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन जो कि जीरो होगा, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसको हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड इनवर्स। अब इनवर्स हमने एक तो अभी बताया कि कैसे निकाल सकते हैं हम, बाय यूजिंग, अभी तक इनवर्स के हम दो मेथड बता चुके हैं ऑलरेडी। क्या क्या, a इंटू बी, अगर b इंटू ए इक्वल्स टू आई हो जाए तो a इक्वल्स टू बी इनवर्स और b इक्वल्स टू a इनवर्स। ठीक है। दूसरा मेथड हमने क्या बताया, इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड ये है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से देखते हैं एक बार कैसे करते हैं। थर्ड मेथड हो गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो तरीके से कर सकते हैं, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैं इसमें क्वेश्चन नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, अभी मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि करते कैसे हैं, रूल्स क्या क्या होते हैं इसके। ठीक है, रूल्स देख लेते हैं बस। तुम इसमें क्या क्या कर सकते हो, फर्स्ट रूल है इंटरचेंज कर सकते हो दो रोज को, इंटरचेंज कर सकते हो दो रोज को, ऐसे लिख देते हैं R1 को इंटरचेंज कर सकते हो R2 के साथ, अगर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम सारे एलिमेंट्स को बाय सम नॉन जीरो स्केलर। जैसे मान लिया ए कोई मैट्रिक्स था तो उसको तुम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ठीक है, ये नॉन स्केलर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। थर्ड हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं एक कांस्टेंट मल्टीपल का किसी रो में, और उसको फिर ऐड कर सकते हैं दूसरे रो में। जैसे मैंने ऑपरेशन लगा दिया, मान लिया R1 टेंड्स टू R1 प्लस लैम्डा R2, या फिर माइनस भी कर सकते हैं इसको, R1 टेंड्स टू R1 माइनस लैम्डा
RT, ये ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं। सो ये तीन जो है कंडीशंस है जिनसे हम जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं और हम इसमें इनवर्स निकाल सकते हैं। क्या निकालते हैं इसमें? इनवर्स। कंडीशन क्या यूज करते हैं इसमें? a इक्वल्स टू आई ए, और एंड में हम यहाँ इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे, ये आई बन जाएगा। तो यहाँ जो आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में वो ए इनवर्स आ जाएगा। तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा उसको हम बोलेंगे कि जी ये ए इनवर्स है। ठीक है, ये ए इनवर्स हमें मिल जाएगा एंड में। करते कैसे हैं इसके लिए आप और जो वीडियोस हैं एनसीईआरटी की जिसमें सॉल्यूशन कराए हुए हैं उसमें मैंने सॉल्व करा रखा होगा कि किस तरीके से हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहाँ देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आती है कुछ और डेफिनेशंस, जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें अगर तुमने ए स्क्वायर निकाला और वो एक इक्वल आ गया तो तुम बोलोगे ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है? अगर ए स्क्वायर आई के इक्वल आ जाए तो उसे बोलेंगे हम इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ए का ट्रांसपोज ए के साथ तुमने मल्टीप्लाई करा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, या फिर ए की मल्टीप्लाई ए डैश के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इक्वल आ गई तो हम उसे बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर आई के इक्वल है तो इनवॉलेंट्री, अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल है तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो डिटरमिनेंट है ना वो ट्रांसपोज का और डिटरमिनेंट मतलब किसी एक मैट्रिक्स का और किसी उसके ट्रांसपोज का सेम होगा। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं अभी। सेकंड होता है अगर किसी डिटरमिनेंट में सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स एक रो में, किसी रो के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू भी जीरो होगी। थर्ड प्रॉपर्टी है अगर दो रो या कॉलम डिटरमिनेंट के इंटरचेंज करें हम, है ना, तो जो डी डैश होगा मतलब जो न्यू डिटरमिनेंट होगा वो इक्वल होगा, यहाँ डैश का मतलब है न्यू डिटरमिनेंट, है ना, तो डी डैश इक्वल होगा माइनस ऑफ डी के। अगर डिटरमिनेंट दो रो या कॉलम का मतलब डिटरमिनेंट हम निकालें किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का और उसमें कोई भी दो रो या कॉलम सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी तब भी। ठीक है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम मल्टीप्लाई करें हम सेम नंबर से, अगर मैंने मान लिया किसी एक रो में सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा के से, ठीक है, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो भी के टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं दूसरे में भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अभी जो मैंने पीछे भी बताया था, अगर हम एक मैट्रिक्स में एक वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी रो में r1 और उसे हम माइनस कर दें किसी दूसरे रो में से, सपोज r1 टेंड्स टू r1 माइनस के r2, मैं कोई ऑपरेशन लगा सकता हूँ। ठीक है, और क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लिया एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में एक एलिमेंट लिखे हुए हैं सम की फॉर्म में a प्लस एक्स b प्लस वाई प्लस c प्लस जेड, ठीक है, डी ई एफ जी एच आई इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ एज ए सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एक्स वाई जेड डी ई एफ जी एच आई, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक सभी कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये थ्योरी वाला पार्ट इतना ही है, इसमें सारे फॉर्मूले मैंने इसमें डिस्कस कर लिए हैं एक शॉर्ट वीडियो में। सो इसको बार बार देखिए अगर समझ में नहीं आते हैं एक बार। सो थैंक यू सो मच।